हेलो गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त बेस्ट चल रही होगी, क्योंकि MPPSC गाइस का एग्ज़ाम जल्दी ही होगा और इसके आवेदन डल चुके हैं। अप्रैल में आपके एग्ज़ाम है गाइस, इसीलिए गाइस हम लेके आए हैं आपके लिए MPPSC प्रीलियम फुल कोर्स चैप्टर 22 टेस्ट सीरीज। मतलब कि गाइस MPPSC में जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में, उस सिलेबस के गाइस हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। मतलब कि गाइस आपको जिसकी तैयारी हो गई है तो उसको भी पता चल जाएगा कि हम गाइस औरों के हिसाब से कितने लेवल पर हैं, ठीक है। और जिसकी तैयारी नहीं हुई है तो हम गाइस इसको टॉपिक 22 करवा रहे हैं, सभी टेस्ट टॉपिक 22 करवाएंगे। हमारा शेड्यूल देख लीजिए, एक मंथ का गाइस। इसमें हमने रखा है कांस्टेबल 6 से 7, भूगोल रखा है 11 से 12, हिस्ट्री लिखा है 2 से 3, इकोनॉमी 4 से 5 और MPG के 6 से 7, ठीक है ना। और गाइस इसकी हमने बहुत अच्छे से टेस्ट में समझाने की कोशिश की है, समझाया है। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर है। इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, आज हम लगाते हैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के क्वेश्चन आंसर। चलिए गाइस चलते हैं वीडियो की ओर। गाइस देखते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में 30 MCQ लगाएंगे, लेकिन गाइस 5 मिनट इसका इंट्रोडक्शन जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए गाइस अर्थव्यवस्था तो आप जानते हैं गाइस, वो सभी क्रियाएं जिसमें गाइस आर्थिक लाभ हो, धन दौलत से संबंधित हो, ठीक है ना। तो गाइस देखिए हमारे अर्थ 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होती है गाइस देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि गाइस अमेरिका की है। कहाँ की है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? अमेरिका की है। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि रूस की है। इसके बाद तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो गाइस देखिए ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने लाया, कहाँ से आई, इसका जनक मैन कहाँ से उद्भव हुआ? तो गाइस हम देखते हैं, जो 1776 की बात करें हम, तो गई 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा एक गाइस बुक लिखी, उसी का वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। इसी को गाइस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन स्रोत माना जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशन को। इसके बाद देखिए हम बात करें, और एक अर्थव्यवस्था कहाँ की है गाइस, तो ये अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। कहाँ की है गाइस ये अर्थव्यवस्था? अमेरिका की है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अपन देखते हैं गाइस साम्यवादी अर्थ, लेकिन इसका मतलब क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का? तो गाइस इसका मतलब ये होता है निजीकरण। मतलब कि इसमें गाइस जितने भी उद्योग धंधे हैं, जो भी गाइस कितना उत्पादन करना है किसी चीज़ का, कितना गाइस किस बिक्री पर मूल्य पर बेचना है, ये सब निर्धारण एक निजी व्यक्ति करता है। और गाइस वो बाजार के आधार पर करता है कि गाइस यदि सभी जगह ज़्यादा उत्पादन किसी चीज़ का हो गया है और डिमांड गाइस कम है तो सस्ती कर दी जाती हैं चीज़ें, और कभी गाइस उत्पादन कम है और डिमांड ज़्यादा है तो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, भले जनता को ज़्यादा ज़रूरत हो। फिर भी गाइस इनका कहीं सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। जैसे गाइस नमक की कीमत हम देखते हैं हमारे देश में कभी नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है गाइस? क्योंकि हमारे यहाँ की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में भी फुल डिटेल बताएंगे गाइस, अभी इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे नियंत्रण किसका होता है? निजी लोगों का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। और गाइस निजी लोगों को, ऐसे में गाइस गरीब लोगों की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है गाइस? क्योंकि वो यदि नमक का रेट बढ़ गया है तो बेचारे नमक भी नहीं खा पाएंगे, या गाइस कुछ चीज़ें जैसे जो अहम भूमिका निभाती हैं, जो सबके लिए ज़रूरी है, तो गाइस वैसे में प्रॉब्लम होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन गाइस इसका ये तो दोष हुआ। एक लाभ की बात करें तो इसमें गाइस नियंत्रण एक प्रकार से संतुलन सही होता है, और गाइस मैनेजमेंट सही करते हैं लोग। गाइस इसमें यदि ये लोग ध्यान नहीं देते हैं इस धंधे पर तो इनको गाइस प्रत्यक्ष हानि होती है। और गाइस यदि हम सरकार की बात करें और तो गाइस ये लोग अच्छे से देख रेख करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। इनको खुद से गाइस यदि हम खुद का धंधा बिजनेस खोलें और गाइस कहीं पे यदि कोई गड़बड़ कर दे तो हम तुरंत देख रेख करेंगे उसकी कि हमको हानि कहाँ पे हुई है, और हम उस पर सुधार करेंगे। लेकिन कोई सरकारी चीज़ होती है तो उसका गाइस यदि कुछ हानि हो भी जाती है तो किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। गाइस घोटाला चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि उससे गाइस एक इंसान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि सभी लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी।
है ना, ये अच्छाई थी। और प्रॉब्लम तो आपने देखी कि इसमें निजीकरण था। अब देखते हैं गाइस साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये कहाँ की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो गाइस ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था है रूस की। तो गाइस साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जनक की बात करें तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है ना। कार्ल कौन गाइस? कार्ल मार्क्स। इसके बाद देखिए यह आखिर गाइस ये अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो हम इस पर गाइस उत्पादन की सभी चीज़ों पर और गाइस कीमत पर, उत्पादन पर, सब पर गाइस किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है गाइस, इसमें जो गरीब लोग हैं, जैसे कोई को प्रॉब्लम है तो गाइस सरकार नियंत्रण करेगी। इससे एक लाभ ये देखें हम, तो गाइस जैसे कीमतें गाइस बढ़ना है, घटना है, क्या होना है, सरकार नियंत्रण कर रही है। तो गाइस ये नहीं है कि अब किसी चीज़ की ज़्यादा मांग है और उसके बिना जीवित नहीं रह सकते लोग, इसके बाद भी ये लोग कीमत बढ़ा दें तो नहीं बढ़ेगी। तो गाइस ये इसका लाभ होता है। इसके बाद देखिए इसकी हानि देखें अपन, तो हानि क्या थी गाइस की? इस पर गाइस मैनेजमेंट की कमी थी। मतलब कि गाइस हम देखते हैं अभी गाइस बहुत से सरकारी आप कामकाज देखते हैं तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसको गाइस कोई देख रेख वाला कमी होती है, कहीं घोटाला होता है, कहीं कुछ होता है, और इसमें एक निजी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता है तो सबका होता है ना। तो कोई इस पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये कहाँ की अर्थव्यवस्था हो गई? तो ये रूस की अर्थव्यवस्था है। कहाँ की है? रूस की अर्थव्यवस्था है। इसके बाद देखिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो गाइस इसमें हमने लाभ भी देखे और हानियां भी देखी। तो एक और अर्थव्यवस्था निकल के आई, वो है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था है गाइस भारत में? तो भारत की अर्थव्यवस्था को हम ध्यान है तो वो है गाइस हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो गाइस मिश्रित अर्थव्यवस्था में मतलब कि इन दोनों को और इन दोनों को मिला दिया गया है, वही बन गई है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में सरकारी गाइस उद्योग धंधे पर सरकारी हस्तक्षेप भी है और गाइस निजीकरण भी है। बहुत से उद्योग धंधे फैक्ट्रियां जो चल रही हैं वो सरकारी होती हैं और कुछ कुछ निजी होती हैं। जैसे गाइस ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादातर सरकार बनाती है जो सबको ज़रूरी है। क्यों? उनका हस्तक्षेप सरकार पर होता है। क्यों गाइस? अब ये चीज़ों को महंगा नहीं कर सकते, सभी लोगों की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है ना, सस्ती कीमत पे। जैसे नमक है, माचिस है, ये गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक इंसान को है। अब गाइस यदि हम देखें कि यदि 50 रुपये किलो नमक कर दिया जाए तो हर गरीब इंसान कैसे खा पाएगा और उसके बिना आपका जीवन कैसे संभव है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस इसीलिए, और गाइस यदि प्राइवेट हाथों पे होता तो गाइस ये लोग कर भी देते। नमक सत्याग्रह चलाया गया था ना, आपने देखा था 1930 में जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था, इसी कारण चलाया था कि उस टाइम पे नमक खाना भी इम्पॉसिबल हो गया था लोगों का। तो ये थी गाइस हमारे देश की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और गाइस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर निजीकरण भी है, क्योंकि विकास के लिए गाइस निजीकरण भी होना जरूरी है, दोनों की ज़रूरत है। तो जैसे उद्योग हैं, कपड़े वपड़े के उद्योग हैं, तो ये गाइस हम देखते हैं ये निजीकरण भी है ना। और गाइस जैसे रेलवे अर्थव्यवस्था, रेलवे को क्या है, सरकारी है, इसमें गाइस बहुत सारे लोग, क्यों गाइस, तो इसमें ज़्यादा किराया नहीं लगता है, सरकारी इसलिए नहीं लगता है। और प्राइवेट होते तो वो तो अपनी इच्छा अनुसार क्या बढ़ा देते कीमतें, है ना, टिकट के। लेकिन गाइस ये क्या है गाइस, सरकारी है। इसके बाद देखिए नमक उद्योग सरकारी है। इसके बाद बहुत सी चीज़ें फैक्ट्रियाँ जहाँ लोहा उत्पादक और घर विकास के गाइस, तो वो क्या है, निजीकरण के तहत है, निजी फैक्ट्रियाँ बहुत सी चल रही हैं। तो ये रही हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत की। अब गाइस जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको ऑब्जेक्टिव में ही लगाएंगे और बस समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं अपन। ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश में जीवन स्तर का प्रतिबिंब होता है। तो गाइस बताइए कि जीवन स्तर का किसी भी देश में कैसे पता लगाया जा सकता है कि इस देश के लोगों का जीवन स्तर अच्छा है या बुरा है। तो क्या गाइस गरीबी रेखा के अनुपात को देख करके हम बता सकते हैं कि वहाँ के जीवन के लोगों का जीवन कैसा चल रहा है। गाइस उस प्रति व्यक्ति आय से पता लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा चल रहा है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति गाइस कितना कमा रहा है, इससे हम बता सकते हैं कि जीवन स्तर कैसा है। या वहाँ की राष्ट्रीय आय देख करके कि इस देश की इतनी राष्ट्रीय आय है तो यहाँ का जीवन स्तर अच्छा होगा, कैसे पता लग जाएगा।
तो गैस बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि गैस इसमें असमानताएं भी होती हैं। राष्ट्रीय आय तो गैस टोटल होगी, लेकिन गैस हर व्यक्ति के पास उतना जाना पैसा होना जरूरी तो नहीं है ना। किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, तो कोई गरीब भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। क्या वहाँ की बेरोजगारी दर के हिसाब से हम जीवन स्तर का पता लगाया जा सकता है? तो गैस इससे भी नहीं लगाया जा सकता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वहाँ का जीवन स्तर पता लगाया जा सकता है। यदि वहाँ की गैस प्रति व्यक्ति लोगों की आय जितनी भी है, कितनी हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो अच्छा जीवन स्तर होगा, और कम हो रही है तो उतना अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक गैस आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, जो गैस आर्थिक वृद्धि का परिचय देता है कि उस देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है? तो गैस वर्ष के दौरान जो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। यदि जो गैस वर्ष के दौरान हम देखें, जो गैस स्थिर जिनकी कीमतें थी, उनमें गैस कीमतों पर जो यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि हो रही है तो आर्थिक वृद्धि हो रही है क्या? तो नहीं गैस, ऐसा नहीं है। ये जो गैस कीमतें स्थिर थी उन पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि होने से आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि हो रही है। वास्तव में जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें गैस ये नहीं कि आज बस कमा लिया एक्स्ट्रा, सुस्थिर वृद्धि मतलब हमेशा के लिए गैस वृद्धि हो रही है, उसको हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। किसी अवधि पर चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि मतलब कि गैस जो कीमतें अभी हैं, है ना, यदि गैस कीमतों पर उन कीमतों पर जो भी कीमतें अभी चल रही हैं उन कीमतों पर यदि राष्ट्रीय वृद्धि हो रही है तो गैस क्या हम उसको मानेंगे आर्थिक वृद्धि? या जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है, इसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे? तो नहीं करेंगे, क्योंकि गई जनसंख्या में जितनी वृद्धि होगी और फिर राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है तो उनको लगेगा भी तो जनसंख्या में भी तो वृद्धि हुई है ना, तो लागत भी तो लगी होगी ना। तो गैस किसको कहेंगे आर्थिक वृद्धि? तो वास्तव में प्रति व्यक्ति आय में यदि सुस्थिर वृद्धि हो रही है उसी को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसको हमने डिटेल से समझाया है। देखिए जहाँ पर कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, क्या वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है? या फिर जहाँ पर आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं क्या? या फिर जहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकृत प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी प्रभावित हो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था करेंगे? या फिर गैस जहाँ पर आर्थिक नियोजन और विकास के केंद्र राज्यों की समान भागीदारी हो, मतलब आर्थिक नियोजन में या फिर विकास के केंद्रों में गैस केंद्रों और राज्यों की दोनों की समान भागीदारी हो, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो आपने आंसर लगा दिया होगा। तो किसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे गैस? तो हमने देखा था जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों गैस विद्यमान हो उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जो भारत की अर्थव्यवस्था देखते हैं ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका क्या अर्थ है गैस? तो यह इसका अर्थव्यवस्था क्या बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, बड़े कुटीर और गैस बृहद और कुटीर उद्योग का दोनों का सह अस्तित्व को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे क्या? या गैस आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग या सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व की भावना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? आई होप आपने लगा दिया होगा। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व की भावना ही क्या है? सार्वजनिक मतलब कि गई सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं भारत के। तो बताइए गई फ्रांस की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या पूंजीवादी, या फिर खुली? तो गई कौन सी अर्थव्यवस्था है हमारे फ्रांस की? तो गई इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और गई अमेरिका की भी कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखना। सो गैस देखिए उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो गैस हम देखें, यदि हमने अभी गैस अर्थव्यवस्था के
गैस प्रत्येक अलग अलग देशों में गैस अलग अलग रूप देखे, ठीक है ना। मिश्रित देखी और समाजवादी देखी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखी। गैस कुछ विश्व स्तर पर यदि हम देखें तो गैस ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है गैस खुली अर्थव्यवस्था और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो बंद अर्थव्यवस्था में एक देश गैस स्वयं के द्वारा उत्पादन करता है और अपने ही देश में बेचता है और अपने ही देश से प्रॉफिट कमाता है। और खुली अर्थव्यवस्था में और गैस अपने ही देश से लोग अपने ही देश में अगल बगल चीज़ें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, दूसरे देश से नहीं ले सकते। ये होती है बंद अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसके तहत गैस लोग अपने ही देश की चीज़ों को अन्य देशों में बेच सकते हैं, मतलब एक प्रकार से वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण के बारे में आप समझते हैं कि अपन गैस विश्व में कहीं भी चीज़ों को बेच सकते हैं और गैस दूसरे विश्व के लोग हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। इसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यही लिखा है गैस कि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था क्या बंद अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? सो गैस राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा गैस यहाँ की उत्तर कोरिया की बंद अर्थव्यवस्था। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कृषि वानिकी अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रक है? तो गाइस यदि हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करें तो गाइस अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन सा क्षेत्र होते हैं? देखिए पहला होता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो गाइस देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का गाइस उपयोग करके उत्पादन किया जाता है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। जैसे कि गैस गेहूं है, धान है, ये क्या है? गैस प्रकृति से हवा मिली, प्रकृति से पानी मिला और प्रकृति से गैस हमें क्या मिला? इसमें प्रकृति से हमको क्या मिला? गैस मिट्टी मिली और हमने उत्पादन कर दिया, इसको ही हम प्राथमिक क्षेत्रक कहेंगे। इसके बाद दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहेंगे? तो गैस देखिए ये जो हमें प्राथमिक क्षेत्रक से जो हमने चीज़ों का उत्पादन किया है ना, जैसे गेहूं का उत्पादन किया, इसका पुनः गैस क्या विनिर्मित करना, पुनः इससे पुनः दूसरी चीज़ में इसको ट्रांसफर करना, ये द्वितीयक क्षेत्रक आता है। जैसे कि गैस हमने गेहूं यहाँ प्राथमिक क्षेत्रक में आया तो गैस बिस्किट द्वितीयक क्षेत्रक में आएगा, इससे गैस उद्योग धंधे में कार्य होता है। इसके बाद गैस अब जो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र में क्या आता है? तो गैस जो चीज़ों को हमने यहाँ उद्योगों में बनाया है उनको गैस बेचना और बेचने में जैसे कि गैस सड़क परिवहन, ये भी क्या सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। इसमें गैस लोगों की सेवा करना, एक प्रकार से बेचना, लोग चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ये तृतीयक क्षेत्रक में आता है, ठीक है ना। तो गैस इसमें क्या किया? प्रकृति से चीज़ों का निर्माण किया, खेतीबाड़ी की, उद्योगों तक ले गए, उद्योगों से पुनः जनता तक ले जाना, ये क्या है? सेवा क्षेत्र है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हम देखते हैं। तो गैस आप बताइए अब कृषि वानिकी किस अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्रक में आएगा? क्या द्वितीयक क्षेत्रक में आएगा या प्राथमिक क्षेत्रक में या तृतीयक? इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में गाइस आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कृषि की बात चल रही है तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट, प्राथमिक क्षेत्रक में आता है हमारा कृषि। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाल्फोर और बेक जैक्सन ने सतत विकास की अवधारणा का सिद्धांत कब दिया था? तो गई सतत विकास मतलब लगातार विकास का सिद्धांत कब दिया था? बाल्फोर और जैक्सन ने दिया, आप ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सतत विकास की अवधारणा का सिद्धांत बाल्फोर और जैक्सन ने दिया। बेक जैक्सन ने कब दिया? 1978, 1981, 1982 या 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1980 में बाल्फोर और जैक्सन ने सतत विकास अवधारणा का सिद्धांत दिया। देखिए गाइस पाकिस्तान के किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास की अवधारणा का सिद्धांत दिया? तो महबूब उल ने दिया या अहमद फारूकी ने दिया या मसूद अहमद ने दिया या मोहम्मद उजैर ने दिया। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। गाइस यह सिद्धांत मानव विकास सूचकांक का सिद्धांत 1990 में दिया गया था, जिसने भी दिया हो, ठीक है ना। और गाइस किस आधार पर दिया था इन्होंने? तो गाइस मानव विकास सूचकांक का सिद्धांत जो गाइस पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे उन्होंने शिक्षा के आधार पर दिया। और गाइस और कौन सा सूचक है? तो गाइस शिक्षा, ठीक है ना, स्वास्थ्य और आय, शिक्षा स्वास्थ्य आय के आधार पर इन्होंने इस सूचकांक के आधार पर मानव विकास को गाइस अवधारणा दी, प्रतिपादन किया। वो कौन थे गाइस? महबूब उल हक,
महमूद उल हक ने 1990 में मानव विकास का पता लगाने के लिए क्या सूचक है गाइस कि वहाँ की देश की गाइस आय कितनी है, वहाँ पे शिक्षा कितनी है, शिक्षा अच्छी है, व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। इस आधार पर उन्होंने मानव विकास का वो अपनी अवधारणा मानव विकास का गाइस अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ का मानव विकास कैसा चल रहा है। देखिए गाइस, मानव विकास सूचक रिपोर्ट द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है हमको ये बताना है। तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, द्वितीय में ऑस्ट्रेलिया और तृतीय की बात करें तो स्विट्जरलैंड आ जाता है। कौन सा गाइस? स्विट्जरलैंड। फिर आता है जर्मनी और फिर आता है डेनमार्क। तो गाइस ये सही से लिखे हैं। 1 पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड था लेकिन नहीं है तो यहाँ पे चौथे में था जर्मनी, ठीक है ना। तो जर्मनी और फिर आता है डेनमार्क। देखिए, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा किस नरेश ने दी थी गाइस? किस देश के नरेश ने दी थी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता अवधारणा? ठीक है ना, प्रसन्नता की अवधारणा। आज देखते हैं ना हमारे यहाँ पे कि उस देश में कितने लोग गाइस प्रसन्न रहे, कितना इसका रेशियो रहा। तो हम इसकी अवधारणा किसने दी थी? क्या भूटान ने, ब्रिटेन ने, नेपाल ने, इंडोनेशिया ने? तो गाइस बताइए इन चारों में से कौन सा राइट हो जाएगा। तो गाइस हम ये गाइस कब पहली बार इसकी रिपोर्ट कब आई हमें ये बताइए। तो 2012 में आई। कब आई गाइस? 2012 में। और गाइस इसकी माप करने के लिए कौन सी संस्था मापती है? तो संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेस्ट, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सॉल्यूशन नेटवर्क। और इसने रिपोर्ट कब गाइस जारी की, शुरू किया? 2012 में। देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान? तो गाइस क्या 30.2% रहा भुखमरी में, या गाइस 30.5 या 31.4 या 32.5? तो क्या सूचकांक, क्या गाइस भुखमरी का सूचकांक रहा भारत का? तो गाइस 31.4 रहा। क्या रहा? 31.4। यदि गाइस मानव विकास सूचकांक की बात करें भारत की, तो गाइस 2017 में 188 देशों में भारत का नंबर रहा गाइस 131वां। क्या रहा? 131वां। भुखमरी में हमने देखा 31.4 रहा, ठीक है ना। इसके बाद 2015 की बात करें तो उस टाइम पे भारत का नंबर था 130वां था। किसमें गाइस? मानव विकास सूचकांक में। 14 में गाइस अच्छा था, 135 नंबर था, सॉरी अच्छा नहीं था। तो गाइस अभी कितना है? 131, मतलब कम है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में ये रहा हमारा रोल, ठीक है ना। देखिए गाइस वही क्वेश्चन आ गया, सतत विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा 2017 की बात करें तो गाइस देखिए, सॉरी गाइस वही क्वेश्चन नहीं है, हमने तो मानव विकास की बात की थी। ये सतत विकास सूचकांक, तो गाइस क्या 116वां स्थान रहा, 114वां या 115वां या 113वां? तो बताइए गाइस सतत विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 116वां। तो गाइस ये बताइए, अभी हमने पढ़ा था सतत विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी थी और कब दी थी? तो गाइस जैकमन और कैक ने और बालफेयर ने दी थी। और गाइस यह 1980 में दी थी। आपने अभी इसके ऊपर पढ़ा था, ठीक है ना। तो सतत विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 116वां। और मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? अभी देखा था हमने 131वां, ठीक है ना, 2017 में। और यदि गाइस 2017 में हमने देखा भुखमरी सूचकांक 32 कितना था गाइस? तो 31.4 था। देखिए गाइस, विश्व बैंक द्वारा प्रति वर्ष किस महीने में अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है, बताया जाता है गाइस? तो विश्व बैंक द्वारा गाइस किस महीने में, क्या जून में वर्गीकरण किया जाता है अर्थव्यवस्था का, विश्व अर्थव्यवस्था का गाइस, या गाइस जुलाई में या अगस्त में या सितंबर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? जुलाई में किया जाता है विश्व अर्थव्यवस्था का प्रति वर्ष गाइस विवरण दिया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक
के अंतर्गत गईस मानव विकास सूचकांक की अवधारणा गईस हमने देखा था किसने दी थी, तो मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने दी थी। ये कहाँ के थे गईस, ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे, तो ये थे गईस पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, हमने बताया था। और कब दी थी गईस, ये 1990 में दी थी मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। तो गईस इन्होंने 3 आधार बताए थे, वो कौन कौन से थे गईस, तो देखिए आपको बताया था, अब इसमें यही पूछा गया है, उन्हीं आधारों को पूछा गया है किस आधार पर ये मानव विकास सूचकांक को निकालते थे कि वहाँ का मानव का विकास अच्छा है या बुरा है। तो गईस एक तो साक्षरता दर, वहाँ के उस देश के लोगों की साक्षरता अच्छी होगी तो वहाँ का गईस एक तो आधार ये हो जाएगा उनका, वहाँ की साक्षरता अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं तो जाने की समझे वहाँ का विकास अच्छा होता होगा। और गईस दूसरा वहाँ के जन्म तथा मृत्यु का जीवन प्रत्याशा, मतलब कि वहाँ पे गईस समझ लो कि वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो वहाँ का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा ना होगा तो वो कैसे कार्य करेंगे कुछ, तो इस आधार पर भी देखा था। और एक आधार कौन सा और बताया था हमको, वो बताना है, तो यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन को बताया था क्या, या वास्तविक क्रिया शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन को बताया था, या गईस यूएस डॉलर, मतलब गईस यूएस डॉलर ये अमेरिका की मुद्रा है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन को बताया था क्या तीसरा चीज, या यूएस डॉलर पर प्रति व्यक्ति राष्ट्र या फिर राष्ट्रीय आय को बताया था। तो गईस हमने देखा था महबूब उल ने मानव विकास सूचकांक में साक्षरता मतलब कि शिक्षा को बताया था, स्वास्थ्य को बताया था और राष्ट्र और आय को बताया था। किसको बताया था गईस, आय को, तो आय किसमें थी, यूएस डॉलर पर प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय को उन्होंने मापा था, ठीक है ना। इन तीनों के आधार पर उन्होंने मानव के विकास के बारे में बताया था कि यदि ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं तो उनके मानव का विकास कैसा होगा, अच्छा होगा उस देश के लोगों का। देखिए विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनके लिए 1994 में गईस प्रति व्यक्ति जीएनपी इतनी थी। तो गईस निम्न आर्थिक व्यवस्था किसे कहेंगे, 1994 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व विकास रिपोर्ट 1994 के में गईस जो रिपोर्ट आई थी उसमें निम्न अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, जिसकी गईस प्रति व्यक्ति आय कितनी हो, जिस देश में गईस प्रति व्यक्ति आय क्या यूएस डॉलर 925 से कम हो, या यूएस डॉलर 825 से कम हो, या यूएस डॉलर 725 से कम हो, या यूएस डॉलर 525 से कम हो। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए गईस। तो 1994 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जिस देश की गईस प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 725 से कम है तो आप समझ जाइए उस टाइम के अनुसार वहाँ की आर्थिक व्यवस्था गईस बहुत ही निम्न थी, ठीक है ना। देखिए गईस मानव निर्धनता सूचक किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो मानव निर्धनता सूचक ने किस वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, जल्दी बताइए गईस। तो गईस 1994 में या 1995 में आई मानव विकास की निर्धनता सूचक रिपोर्ट, या 1996 में या 1997 में। इसका आंसर गईस जल्दी से दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 में आई, ठीक है ना, निर्धनता सूचक। इसके द्वारा गरीबी रेखा के संबंधित है ना, और कुछ भी बहुत कुछ लाया गया। देखिए प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करवाया था गईस भारतीय थे वो अमर्त्य सेन ने दिल्ली में विमोचन कराया था। वह कौन सा राज्य था गईस, वह प्रथम भारतीय राज्य जहां पे मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की गई थी, किसके द्वारा, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। देखिए यहाँ पे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की बात की गई है। और गईस पाकिस्तान में यदि हम बात करें जो कि विश्व मानव विकास का रिपोर्ट तैयार करने वाले महबूब उल थे 1990 में। और भारत के कौन से अर्थशास्त्री थे गईस, अमर्त्य सेन ने दिल्ली में विमोचन कराया था गईस। वह राज्य कौन सा था, तो गईस वह राज्य क्या पश्चिम बंगाल था, या गईस वह राज्य केरल था, या मध्य प्रदेश था, या आंध्र प्रदेश था। तो गईस इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो वह कहाँ पे करवाई थी गईस, प्रथम राज्य कौन था, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में तैयार की थी मानव विकास रिपोर्ट। देखिए गईस खुली अर्थव्यवस्था में जहाँ जिस देश की खुली अर्थव्यवस्था, गईस हमने 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था बताई थी, एक बंद एक
खुली। तो बंद में हमने देखा था एक देश में वो अपने ही देश के अंदर गैस आयात निर्यात कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरे देश में कुछ नहीं करता है। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में एक देश से दूसरे देश तक व्यापार चलता है। तो देखिए खुली अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय को गैस कैसे निकाला जाता है खुली अर्थव्यवस्था की। तो गैस यहाँ पे देखिए खुली अर्थव्यवस्था को वाई से यदि डिनोट किया जाए और गैस यहाँ पे उपभोग गैस सी है, निवेश आई से डिनोट किया गया है, ठीक है ना। निवेश के लिए आई लिखा जाएगा, सरकारी खर्चे के लिए गैस क्या लिखा जाएगा, जी लिखा जाएगा। और गैस तो गैस एक्स जो है वो किसका डिनोट कर रहा है, कुल निर्यात का और कुल आयात का, ठीक है ना। तो गैस हमें राष्ट्रीय आय निकालना है, तो इसका मतलब होता है देखिए राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय का निशान क्या है, वाई है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे गैस राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, तो देखिए इनमें से ऑप्शन में जल्दी से टिक लगाइए, फिर हम बताते हैं आपको। तो गैस राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या, उपभोग, क्या गैस आगे उपभोग लिखेंगे, उपभोग को सी से डिनोट करेंगे, तो क्या आएगा, सी आएगा। देखिए कौन में आ रहा है, सी पहले नंबर पे, तो गैस इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा। तो देखिए सी के बाद क्या आएगा, निवेश, फिर लिखते हैं गैस प्लस में जो चीज़ निवेश लगी हुई है, ठीक है ना। तो आई में क्या लिख देंगे, यहाँ पे निवेश के लिए आई लिख देंगे, ठीक है। और गैस जो भी माइनस में जो भी खर्चा लगा है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए सी आया, आई आया, निवेश, और गैस जो भी खर्चा लगा है उसको माइनस कर दिया, जैसे डी से डिनोट किया है। और गैस जो कुल निर्यात और गैस प्लस कुल आयात को जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय निकल आएगी। तो गैस कुल आयात निर्यात क्या है गैस, एक्स, तो एक्स ये है। और गैस कुल आयात जो भी है, आयात हुआ है, आयात और निर्यात में से माइनस कर देंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा गाइस इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 22 का देखिए, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता है। मतलब भारतीय मानव विकास का प्रतिवेदन है, इन यहाँ पे प्रतिदर्श, कौन सा प्रतिदर्श गैस गांव के लिए नहीं देता है, क्या गैस आधारित संरचना और सुख साधन का सूचकांक, ये गैस इससे पता नहीं चलता क्या राष्ट्रीय मानवीय विकास का, कि वहाँ के लोगों का सुख सूचकांक कैसा है, या शिक्षा से, तो गैस इससे भी पता चलता है। और वहाँ के लोगों की सुख सूचकांक कैसे, सुख सुविधा कैसी है, इससे भी गैस पता चलता है उनके विकास का, ठीक है ना। पहले की अपेक्षा अब कैसा है तो पता चल जाता है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है तो इससे पता चल जाता है। वहाँ की स्वास्थ्य कैसा है लोगों का, लोगों की मृत्यु दर कमी है या बढ़ी है, इससे गैस उसके विकास का पता चलता है। तो ये तीनों चीज़ें हमने बताई थी मानव विकास सूचकांक में। क्या गैस आय बताई थी, तो आय किससे क्या पता चलता है, सुख सुविधा, ठीक है ना। उनकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो ठीक है। इसके बाद वहाँ की शिक्षा अच्छी है तो वहाँ का डेवलपमेंट होगा, तो ये भी निर्धारित करता है। वहाँ का लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है तो वहाँ विकास अच्छा होगा। लेकिन वहाँ पर बेरोजगारी संबंधी सूचक नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। इससे कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता मानव विकास सूचकांक का। देखिए गाइस, मानव विकास की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन कहाँ किया जाता है। एशियाई देशों की बात चल रही है तो मानव विकास के बारे में बात करें तो सर्वाधिक निष्पादन, सर्वाधिक ज़्यादा गाइस कहाँ पे है, तो हम देखें गाइस तो क्या मतलब सबसे कम सर्वोत्तम निष्पादन कहाँ पे किया जाता है, चीन में, या गाइस मलेशिया में, या गाइस कोरिया में, या फिलीपींस में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोरिया में। देखिए गाइस, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है। गाइस हम आर्थिक समृद्धि का किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, क्या वहाँ की सकल घरेलू उत्पादन के द्वारा देख करके आर्थिक समृद्धि का, निवल राष्ट्रीय उत्पादन को देख करके, या निवल घरेलू उत्पादन को देखकर, या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को देखते हुए आर्थिक विकास का समृद्धि का पता लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और गाइस रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसके बदले और भी क्वेश्चन करवा देंगे। तो गाइस अभी 24 तक हुए हमारे आंसर और कुछ रिपीटेड थे तो हमें और भी करवाना है।
अभी 30 नहीं हुए हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? क्या कृषि की प्रधानता है भारतीय अर्थव्यवस्था में? उद्योगों की प्रधानता है? यह न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? यह बृहद बेरोजगारी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताना है आपको। तो देखिए, हमारे यहाँ पे गई सर्वाधिक कृषि की प्रधानता है की जाती है। लगभग आधे देश 50% गई कृषि से प्राप्त होती है आय। इसके बाद देखिए, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, तो गाइस बिल्कुल राइट, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय अच्छी नहीं है, न्यूनतम है, इसीलिए हमारा भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, और गाइस विकसित अर्थव्यवस्था में अभी भारत नहीं आ पाया है। इसके बाद देखिए कि यहाँ उद्योग की प्रधानता है भारत में, तो बिल्कुल नहीं, इसमें बृहद बेरोजगारी है, राइट। तो गाइस पहला, तीसरा और चौथा जिसमें होगा वही राइट होगा। तो पहला, दूसरा नहीं, अभी इसमें चौथा नहीं आया। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा तो गाइस गलत है, ये नहीं आएगा। दूसरा तो गाइस पहला कहाँ गया, ये तो गलती हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पहला, तीसरा, चौथा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गाइस ये नहीं बोलना कि ये वाले सरल क्वेश्चन हैं, क्योंकि हर गाइस एग्जाम में कभी कुछ सरल क्वेश्चन आते हैं और कुछ कठिन क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो गाइस देखिए, और गाइस कभी कभी सरल क्वेश्चन भी हम जल्दी में गलत कर देते हैं, ध्यान से देखना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर हो रही है, दर सतत रूप से बढ़ी है। क्या गई सकल घरेलू उत्पाद जो उत्पादन किए जाते हैं उनमें गई सतत रूप से वृद्धि दर बढ़ रही है, या विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है? तो गाइस इसमें ये डिफरेंस देखिए, इसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है, या गाइस 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में सतत रूप से वृद्धि हुई है। बताइए इनमें से दोनों क्या सही है? तो गाइस इसमें राइट आंसर बताइए, क्या फर्स्ट वाला है, मतलब उत्पादन में वृद्धि हुई है, या दूसरा जो कि गाइस हमने देखा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है क्या 5 वर्षों में, या एक, दोनों गाइस सही हैं या दोनों ही गलत हैं? तो गाइस इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस प्रति व्यक्ति आय 5 वर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है। और गाइस भारत की बात है, क्या है, भारत में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदा का स्टाम्प शुल्क भारतीय राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है क्या? जो भारत में वित्तीय सौदों पर, जो पैसे से संबंधित सौदे पर स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है, वो किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है क्या, या विनियोजन संघ द्वारा किया जाता है? तो गाइस बताइए इनमें से कौन सा राइट है? क्या राज्य सरकार लगाती है स्टाम्प पर शुल्क, और गाइस और उनका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है क्या? तो गाइस नहीं, ये दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। ना ही राज्य सरकार इस पर स्टाम्प पर राज्य सरकार शुल्क नहीं लगाती है, और राज्य सरकार पर शुल्क लगाए हुए विनियोग संघ पर द्वारा नियोजित नहीं किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय गैस निरूपित की जाती है, किसके द्वारा राष्ट्रीय आय को गैस बताया जाता है? तो बाजार में कीमतों पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, तो राष्ट्रीय आय निकल आती है क्या? या फिर गैस बाजार में जो कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है और मूल्य ह्रास को क्या घटा करके और विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ करके सकल राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, निरूपित किया जाता है क्या? या गैस राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? बाजार में कीमतों पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हैं, जो गैस उत्पादन किए गए हों बाजार की कीमतों पर, उनका मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटा करके सब्सिडी को जोड़ के ये राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो गैस बाजार पर कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास प्रत्यक्ष करों को घटा करके सब्सिडी को जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस बताइए कैसे लगे क्वेश्चन, गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, कल देखेंगे गाइस राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी, बेस्ट स्टडी, कोई इम्प्रूव, कोई शिकायत, कुछ भी हो गाइस आप कमेंट करिए, हम उसमें गाइस सुधार लाने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू।